सबको नमस्कार वजुले। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में सबसे पहले मीडिया बंधुओं को स्वागत करते हैं। साथ में आज हमारे बीच श्री साहिद जफर इस्लाम जी, जो बीजेपी के नेशनल स्पोक्सपर्सन और फॉर्मर राज्यसभा मेंबर भी हैं। साथ में हमारे LSDC ले के चेयरमैन तशीक हसन साहब। आज यहाँ पे बुलाने का मकसद जो बीते बजट मोदी सरकार के तीसरी बार के जो बजट थे वो बहुत ही गरीब लोगों के तबके के लिए जो एक बजट था उस पर बोलने के लिए हमारे बीच में जफर साहब है। इसके अलावा भी आप लोगों ने देखा कि कल परसों में हम एक टीम दिल्ली गए थे, वो भी काफ़ी fruitful रहा है और उसमें भी आने वाले दिनों में हमें उम्मीद है कि 4-5 डिस्ट्रिक्ट होने की हमें उम्मीद है। साथ में दालकोट में एक और एक्स्ट्रा बटालियन होने की भी पूरी हमें आश्वासन दिया है। साथ में जो बॉडी लैंग्वेज है उसको भी 8 शेड्यूल में जितना जल्दी हो सके शामिल करने की भी हमें आश्वासन मिला है। तो मैं ज़्यादा ना बोलते हुए, खासकर आज हमारे बीच में हमारे खास मेहमान है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा शायद जफर इस्लाम जी से कि नेशनल जो बजट है उसके ऊपर आप 2 शब्द बोले। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी मीडिया के बंधुओं का स्वागत है ले के कार्यालय में, बीजेपी के कार्यालय में। देखिए, मेरा पहला विजिट है और पहली बार आप लोगों से मुलाकात हो रही है। अच्छा लग रहा है आप लोगों के बीच रूबरू होके। आज मौका मिला है मुझे भी कुछ बात करने का और मुझे ऐसा लगा था कि यहाँ पर मीडिया बहुत कम, छोटा सा प्रेजेंस होगा, लेकिन फिर भी जितनी तादाद में है मुझे अच्छा लगा। इतने तादाद में उम्मीद नहीं कर रहा था, लगता था 2-3 लोग 4 लोग होंगे। तो आप लोग का धन्यवाद, आप लोग आ जाए इस प्रेस वार्ता में। देखिए, प्रेस में आज जैसा हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि इस पूरे प्रेस में बजट पे ही चर्चा करने के लिए आए हैं। ब्रीफली बजट पे क्या हुआ और किस तरह से जो हमारा विजन क्या था वो उसके बारे में बात करेंगे। साथ साथ जब यहाँ हम लद्दाख में और लेह में अगर हम बात कर रहे हैं उसके बारे में, तो जाहिर है बजटरी एलोकेशन जो है, जो आवंटन हुआ है आपके क्षेत्र के लिए, उसके बारे में भी थोड़ा चर्चा करेंगे और वो चर्चा ताशी जी करेंगे। तो मैं जो जनरल बजट जो इस बार का जो है 2024-25 का जो बजट पेश हुआ है, तो आप समझते हैं कि बजट जब किसी देश में पेश होता है, चाहे आप अपने घर से ही सोच लीजिए, तो आप देखते हैं कि कितनी आमदनी है, कितना खर्चा है और कम से कम जो हमको कर्जा लेना चाहिए। ये फोकस होता है किसी भी परिवार का, किसी भी कंपनी का, किसी भी देश का। और उसके बाद वो कॉन्सेप्ट को ही जो है हर साल प्रेजेंट किया जाता है कि कितना रेवेन्यू कलेक्शन हुआ, रेवेन्यू रिसीव करा इतना है, कितना एक्सपेंडिचर है, और अगर उसमें एक्सपेंडिचर ज़्यादा है तो फिस्कल डेफिसिट होगा, जो खर्चा करने के लिए जो पैसा कम होगा उसके लिए हम जो कम से कम खर्चा करें ताकि आगे आने वाली पीढ़ियों पर उसका जोर ज़्यादा ना पड़े। तो उसका कितना से कम में हम उसको मैनेज करते हैं। ये अपने आप में पूरी दुनिया देखती है कि किस देश का बजट कैसा है, कितना एक्सपेंडिचर है, कितना रेवेन्यू है और उसके बाद उसमें कितना डेफिसिट है या सरप्लस है। हमारे देश में जो है बजट जो है सालों साल से आ रहा है डेफिसिट बजट, लेकिन उस पर भी डेफिसिट बजट में देखते हैं कि फिस्कल प्रूडेंस बोलते हैं या फिस्कल डिसिप्लिन, कि किस तरह से फिस्कल डिसिप्लिन जो है देश जो है मैनेज कर रहा है, उसको क्या पॉलिसी इनिशिएटिव, उसमें क्या पॉलिसी डिसीजन है, क्या विज़न है वहाँ के देश का, और उसको बहुत गहराई से जो है पूरी दुनिया देखती है। खास के जो इकोनॉमिक से रिलेटेड है, इकोनॉमिक वर्ल्ड से और जो फाइनेंशियल वर्ल्ड से जो रिलेटेड है उनको तो, और बिजनेस से रिलेटेड है वो तो सबसे पहले ये देखते हैं कि फिस्कल डेफिसिट, जीडीपी एंड फिस्कल डेफिसिट का नंबर क्या है। तो और जब कहते हैं लोग कि मैक्रो अच्छा है, तो मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स में ये सारी चीज़ें आती हैं जिसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो मैं पहले थोड़ा ब्रीफली इसके बारे में करूँगा कि इस बार के बजट में क्या अच्छा होगा
और किस तरह से पाथ ब्रेकिंग जो है इनिशिएटिव सरकार ने लिया। देखिए बजट जो है विजन डॉक्यूमेंट है, सरकार का कितना रिसोर्सेज है, कहाँ आवंटन करना चाहिए, क्या प्रायोरिटी सेक्टर है हमारा, क्या फोकस एरिया है, कहाँ हमको किसके लिए करना है, और उसी को ध्यान में रखते हुए जब वो जो आपका जो विजन डॉक्यूमेंट है उसको ध्यान में रखते हैं आप आवंटन करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी खुद के लिए तो सोचते नहीं, लेकिन वो देश के लिए सोचते हैं, देशवासियों के लिए सोचते हैं, खासकर जो मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, गरीब कल्याण, उसके लिए बहुत चिंता करते हैं, मिडिल क्लास के लिए बहुत चिंता करते हैं। इसलिए इसमें हम बारीकी से देखेंगे कि इस बार जो हमारे बजट में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है और जो उनका विजन है विकसित भारत का, वो इस पहली बार जो विकसित मोदी 3.0 में पहला विकसित भारत का बजट जो है वो किस दिशा में है, और जो 2047 का जो हमारा संकल्प है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, उसकी अगर आप ठीक से एनालाइज करेंगे, सकारात्मक तौर से देखेंगे, तो आपको साफ दिखेगा, उसी की झलक दिखेगी कि हम जो अमृतकाल 5 साल के अमृतकाल का संकल्प जो है और 2047 का जो संकल्प है, उस दिशा में इस बजट को पेश किया गया है। इस बजट का जो सबसे बड़ी बात जो है कि पूरी दुनिया में आप देखिए तो इकोनॉमी चरमराती हुई है। आपको ही मालूम होगा, सभी लोगों को मालूम होगा कि 2014 में जब हमने इस सरकार में आए थे, तो जब देश की अर्थव्यवस्था को इनहेरिट किया था तो चरमराती अर्थव्यवस्था था, और दुनिया में कहा जाता था कि सबसे 5 जो सबसे कमज़ोर लार्ज इकोनॉमी, बड़े देश की जो इकोनॉमी है जो सबसे कमज़ोर है, उसमें से भारत उस 5 देशों में भारत भी था। इसलिए कि पॉलिसी पैरालिसिस, इसलिए कि कोई पॉलिसी इनिशिएटिव नहीं, कोई रिफॉर्म्स नहीं, और 78 करप्शन जो है वो कांग्रेस के यूपीए के समय हुए थे। तो जो अर्थव्यवस्था बिल्कुल लड़खड़ाई थी, वहाँ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब अर्थव्यवस्था को संभाला, तो उस वक्त हमारा फोकस रहा कि पहले अर्थव्यवस्था को इकोनॉमी को पटरी पे बैठाएं। पटरी पे बैठाने का, इसलिए कि ट्रेन उसी वक्त आप तेजी से रन कर सकते हैं जब मजबूत पटरी हो। न्यू मजबूत होगा तो आप जो है मंजिल बना सकते हैं। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उस वक्त इस बात की चिंता नहीं की कि किस हालत में हमने चरमराती इकोनॉमी के लिए वाइट पेपर ले आते, तो शायद हमारी पार्टी को बहुत फायदा होता, लेकिन देश कमजोर हो जाता। तो प्रधानमंत्री जी ने ऐसा फैसला लिया कि वाइट पेपर नहीं लाएंगे। जो 78 जो स्कैम हुए, उसको अगर पब्लिक प्लेटफॉर्म में सबको ले आएंगे तो पूरी दुनिया का कॉन्फिडेंस भारतवर्ष से खत्म हो जाएगा। देश हित में जिस सोचने वाले प्रधानमंत्री ने देश हित में सोचा और कहा कि क्रिटिसिज्म हम ले लेंगे, लेकिन जो उनके काले करतूत है उसका क्रिटिसिज्म हम लेंगे, लेकिन हम देश को किसी तरह से भी नीचे नहीं झुकने देंगे। वही हुआ कि उन्होंने सारी जो उनकी तकलीफ थी हम इनहेरिट कर लिया और उस वक्त से देश की अर्थव्यवस्था बनाने में लग गए। आज आप देखिए, मैं गर्व से कह सकता हूँ कि मैं थोड़ा सिनॉप्सिस आपको बता रहा हूँ बजट को किस दिशा में 10 साल से सोच रहे थे और आगे के 2047 का जो विकसित भारत का जो संकल्प है वो किस दिशा में हम लेके जा रहे हैं। जो विजन है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आज जो 2014 से आज तक का जीडीपी जो है हमारा 3 टाइम हो गया है, 3x से भी ज्यादा जीडीपी हो गया। साइज ऑफ द इकोनॉमी जो है 3 टाइम बढ़ गया है। अगर 1 रुपए की इकोनॉमी थी तो अब 3 रुपए की इकोनॉमी है, ऐसा समझ लीजिए। और सबसे अहम बात है कि 2004 से 2014 में हमने 11वें स्थान पे अपनी अर्थव्यवस्था को छोड़ा था। ग्लोबल इकोनॉमी के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो 2014 में हमारी इकोनॉमी जो है 11वें स्थान में थी, 2004 में भी 11वें स्थान में थी। तो पिछले जो यूपीए के समय 10 साल में इकोनॉमी अर्थव्यवस्था हमारी चरमराती रही, खराब हो गया। बहुत सारे आपको मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स दे सकते हैं इस बात को दर्शाने के लिए कि किस तरह से इकोनॉमी को उन्होंने खराब किया था, चाहे वो इन्फ्लेशन का नंबर हो, चाहे ग्रोथ का नंबर हो, चाहे आपका जो एनपीएस का नंबर हो, सब चीज़ें जो है वो इकोनॉमी को कमज़ोर करती थी। वहाँ से हमने जब 2014 से 2024 के बीच में 3 टाइम जीडीपी साइज बढ़ गया है। ग्रोथ हमारा बहुत तेज़ी से चल रहा है। हमारे जो एनपीए जो हमने इनहेरिट किया था, बैंकों की हालत बहुत ख़राब थी, बैंक ऋण देने की हालत में नहीं थी, अब बैंक ऋण देने की हालत में है, हालत ही में नहीं, बहुत मजबूत स्थिति में है। और हमारी जो अर्थव्यवस्था 11वें स्थान से 2014 में आज 5वें स्थान पे है, और 5वीं से तीसरे स्थान में जाने में बहुत थोड़ा सा अंतर है। हम जिस रफ्तार से हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है, जिस तरह से जीडीपी ग्रो हो रहा है,
जिस तरह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज दिख रही है, जिस तरह से जितना जो हाई फ्रिक्वेंसी डेटा देख रहे हैं, जैसे PMI मैन्युफैक्चरिंग, PMI सर्विसेज, ये सारे जो है उस बात को दर्शाते हैं कि अगर PMI मैन्युफैक्चरिंग देखते हैं 50, उस पर आता है नंबर 50, मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी तेज है कोई, और यहाँ तो 60 के ऊपर चल रहा है, ऐतिहासिक है। तो इससे समझ में आता है कि जो पॉलिसी रिफॉर्म्स, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 10 सालों में लिया, उसका फायदा आज देश को हो रहा है और देशवासियों को हो रहा है। तो इस बजट में भी कंटिन्यूटी रही हमारी। जो सोच थी प्रधानमंत्री जी की कि देश को मजबूत करता है, देश को तेजी से अर्थव्यवस्था को दौड़ाना, और जो पटरी बिछाने का काम था हमने कर दिया, अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने का काम कर दिया। अब अर्थव्यवस्था मजबूती के साथ दौड़े, जैसे ICU से निकले, पहले रूम में लाया, रूम से लाए घर पे लाया, घर से लेकर ग्राउंड में आ गए दौड़ने के लिए, वो स्थिति है। इसलिए इस पूरे जो बजट में हमारा फोकस रहा है, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की 2 ही सोच है, देश मजबूत हो, जो भी बजट हो उसका फायदा देश को और देशवासियों को। इसी सोच के, इसी संकल्प के साथ इस बजट को भी पेश किया गया। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि हमने जो ध्यान दिया है, वो हमने ध्यान दिया है जॉब क्रिएशन पे। आपको पता है कि जॉब क्रिएशन जो है वो हमारे लिए चुनौती का सब्जेक्ट है, और इसलिए चुनौती का सब्जेक्ट है, आपको समझना पड़ेगा कि 144 करोड़ आबादी इस पूरे दुनिया की यहाँ रहती है, जो 20% ऑफ दुनिया की आबादी जो है वो इस देश में रहती है। मानो कि अगर यूके की आबादी देखें तो 20 यूनाइटेड किंगडम इस देश में समा जाए, और कितने ऑस्ट्रेलिया समा जाए, कितने बड़ी बड़ी कंट्रियाँ समा जाए, छोड़ दीजिए। 20 यूनाइटेड किंगडम जो हमको रूल करते थे, उनको भी पिछाड़ के पीछे हम आगे बढ़ गए हैं। अपनी जो रैंकिंग है उसमें आप 5वें स्थान पे, वो 6ठे स्थान पे। अब सिर्फ जर्मनी और जापान को पीछे छोड़ना है, बहुत नज़दीक। और 2032 तक हमारा अनुमान है कि हम चाइना को पीछे छोड़ देंगे, ऐसा हमारा अनुमान है। नंबर 2 में हम हो जाएंगे, या बहुत नज़दीक नंबर 2 के से बहुत नज़दीक हो जाएंगे। अभी इतना बड़ा गैप है, वो गैप को श्रिंक करके यहाँ तक करने की जो हमारे संकल्प है आदरणीय प्रधानमंत्री जी की, वो हो जाएगी। दूसरी बात, तो हमने कोशिश की कि ये जो हमारे देश में जो जनता है, उसमें जो यंग पॉपुलेशन जो है, यंग वर्कफोर्स है, वो सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा यंग फोर्स है इस देश में। तो जाहिर है हमारे लिए ये बहुत बड़ी चुनौती का सबब है, और हम इसके लिए इस दिशा में काम भी कर रहे हैं। पिछले 10 सालों में हमने 12.9 करोड़ जॉब क्रिएट किया है, 12.9 करोड़। आगे आने वाले दिनों में जॉब क्रिएशन के लिए हमने 2 लाख करोड़ 5 साल के लिए आवंटन किया गया है। 2.1 लाख करोड़ का आवंटन किया है, जो कि बहुत 5 स्कीम सरकार ने बनाई है। 5 स्कीम के अंतर्गत जॉब क्रिएशन हो, उसमें चाहे एम्प्लॉयज़ हैं चाहे एम्प्लॉयज़, दोनों को जो है जो उसका इंसेंटिवाइज किया गया एम्प्लॉयर्स को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जॉब क्रिएट हुए। यंग फोर्स को जो इंटर्नशिप के लिए भी हमने 1 साल की इंटर्नशिप के लिए जो स्कीम लेकर आए, उसमें जो योगदान जो है 5,000 उनको मिलेगा, उसमें से 90% भारत सरकार देगी, 10% प्राइवेट कंपनी देगी। लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियों में जब ऑन द जॉब एक्सपीरियंस होगा 1 साल का, तो अपने आप ही मजबूत हो जाएंगे। क्या आप मजबूत हो जाएंगे? इसलिए कि किताबों का एक लिमिटेड ये रहता है कि आपको डिग्री मिलती है, लेकिन एक्सपीरियंस जो है ना, मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो इसलिए प्रधानमंत्री की सोच है कि स्किल डेवलपमेंट पे बहुत फोकस होना चाहिए। जो हमारे स्किल डेवलपमेंट जो है प्राथमिकता है, इसलिए कि स्किल फोर्स हो गए तभी हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाएंगे। सिर्फ पढ़ाई BA कर लिया, MA कर लिया, इंटरमीडिएट कर लिया, उससे जॉब नहीं मिलती है। अब आप देखिए, छोटी सी बात बताता हूँ, जर्मनी जैसे देश में 96% लोग जो है एम्प्लॉयबल है, मीन्स उनके पास हुनर है, मीन्स वो कोई स्किल्स उनके पास है, टैलेंट है, जो इसको वो इस्तेमाल करते हैं, उनको ट्रेनिंग मिलती है, और वो जहीं कहीं उनकी रिक्वायरमेंट है उस पर खप जाते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं। पहले तो हमारे पास कोई स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री नहीं थी। अब प्रधानमंत्री जी ने स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की है। उस स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री में हमने बहुत बड़ा आवंटन किया, 1.48 लाख करोड़ का भी किया, जिस स्किल डेवलपमेंट और जो यूथ डेवलपमेंट के लिए और जॉब क्रिएशन के लिए 2 लाख करोड़ का भी हमने आवंटन किया है इस बजट में। जो सीधा इसका बेनिफिट जो है वो हमारे यंग वर्किंग फोर्स जो है दुनिया में, यंग टैलेंट है। देखिए, यंग टैलेंट को हमको नर्चर करना है, यही हमारे लिए जो है
जो अर्थव्यवस्था को और तेज़ी बढ़ाने में काम जो हाथ बटाएगी। और अगर ये अनप्रोडक्टिव हो जाते हैं तो यही जो डेमोग्राफिक डिविडेंड बोलते हैं वो डेमोग्राफिक कर्ज बन जाता है। ये अगर काम नहीं करते तो हम पे लाइबिलिटी बन जाएंगे यंग फोर्स। तो इसलिए प्रधानमंत्री की जो सोच है, ये मैं कहता हूँ ऐसा, और दुनिया भी कहती है ऐसा, कहती है कि किसी ने नहीं सोचा था। आउट ऑफ बॉक्स इनिशिएटिव है जो 5 स्कीम है, अनप्रेसिडेंटेड है। कभी ऐसा किसी ने इतिहास में सोचा नहीं, किसी देश में भी नहीं, इस तरह से एक साथ जॉब क्रिएशन कैसे किया जाए। और उसका इस बार जो बजट में प्रधानमंत्री जी ने इस नई स्कीम को 5 स्कीम कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जाए, 4.1 करोड़ जॉब क्रिएट होगी, इसका पूरा जो है रोड मैप जो है उस पूरे इसमें 5 स्कीम में है। साथ साथ आप देखिए एग्रीकल्चर सेक्टर, हमारे अंतरिम बजट देखा होगा जो पिछले बार जो 4 महीने के लिए बजट पेश हुआ था, उसमें भी हमने इस बात का जिक्र किया था कि हमारे लिए सोसाइटी में पूरे सोसाइटी को मैप करना है तो 4 तरीके से जो है उसको ज्ञान बोलते हैं। पूरा सोसाइटी जो मैप हो जाता है उसमें गरीब, युवा, अन्नदाता और महिला। तो हमने जो 1.5 लाख करोड़ का जो गरीब कल्याण मिनिस्ट्री के लिए आवंटन किया है, बहुत बड़ा एलोकेशन है। हमने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाना देते हैं जो वो 5 साल के लिए, और हमने उसको एक्सटेंड कर दिया है। हमको जब हम कहते हैं कि मुफ्त, हम मुफ्त का इसलिए वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं कि उनको कोई इस पर, किसी आम नागरिकों को इस पर बोझ नहीं, उनको राशन मिलता रहता है। ये देश आगे बढ़ रहा है तो देश के रिसोर्सेज में उनका पहला हक है और उनको उस तरह के रिसोर्सेज से फायदा होना चाहिए। इसलिए भारत सरकार उन 80 करोड़ लोगों को देश के खजाने से जो है उसमें बांटती है और उनको देती है। साथ साथ महिलाओं के लिए 3 लाख करोड़ का, बहुत सारे स्कीम का अगर देखें, सबका अगर ये निकाल के देखें तो 3 लाख करोड़ का जो है आवंटन जो है महिलाओं के लिए किया गया है। उसी तरह से अगर आप देखिए तो रूरल डेवलपमेंट में, चाहे वो प्रधानमंत्री 25,000 किलोमीटर प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत 25,000 किलोमीटर सड़क बनेगी, उसके लिए इस बार, और बहुत सारे जो है उससे लद्दाख पे भी बहुत सारे एरिया को फायदा होगा उसमें, और भी देश के हर कोने कोने में जो रूरल सेक्टर में, चाहे पानी हो, चाहे जल से नल से जल, या फिर आपको इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, या फिर आपको सड़क बनाना, या फिर आपको बहुत सारी चीज़ जो रूरल एरिया में होता है उसको डेवलप करने के लिए या नई सिटीज़ को बनाने के लिए, उसके लिए जो है हमने रूरल डेवलपमेंट में 2,65,000 करोड़ का हमने आवंटन किया है। उसी तरह से हमने हेल्थ सेक्टर में भी आयुष्मान भारत में 70 साल के उम्र तक के ऊपर के लोग, पहले तो 50 करोड़ लोग थे, अब 70 साल उम्र जिनकी भी, चाहे किसी कैटेगरी में आते हो, उनको आयुष्मान भारत का सीधा लाभ मिलेगा। उनको बेनिफिशियरी में उनको जो 5 लाख का उनको जो इंश्योरेंस है वो उनको भी मिलेगा। आपको बताना चाहते हैं कि आयुष्मान भारत एक ऐसी स्कीम है जिसका टेम्पलेट पूरी दुनिया में अब इस्तेमाल किया जा रहा है कि हिंदुस्तान में जो है आयुष्मान भारत ये क्या स्कीम है, प्रधानमंत्री ने इशू किया है, लागू किया है। अब हार्वर्ड जैसे मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में और कई ऐसे कंट्री में इसके बारे में स्टडी किया जा रहा है कि कैसे ये इतना बड़ा स्कीम कैसे सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया गया भारत में, और इतना सक्सेसफुल स्कीम है और इसका सीधा फायदा जो है वो आम नागरिक, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास से हुआ है। उसी तरह से अगर आप देखिए तो इस बार फोकस जो है मिडिल क्लास पर होते हैं। प्रधानमंत्री जी का युवा, गरीब, महिलाओं और अन्नदाता में अगर हम देखें तो इस बार एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत सारे इनिशिएटिव लिए गए हैं। नए फसलों का भी जो निर्मला जी ने बताया है कि जो हाई यील्डिंग जो क्रॉप है, अब देखिए क्या होता है, हम लोग चावल दाल बस यही जो है हमारे यही जो बहुत 2 ही क्रॉप को हम लोग जो है जो प्राथमिकता देते हैं। इसमें जो रेवेन्यू आप बनाते हैं या रियलाइजेशन जो है वो बहुत कम है कंपेयर टू कम समय में दूसरे बहुत क्रॉप जो है ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते हैं, ज़्यादा तेज़ी से रियलाइजेशन होता है और ज़्यादा रियलाइजेशन होता है। इसके लिए इस दिशा में भारत सरकार ने आइडेंटिफाई किया है 95 ऐसे क्रॉप को, और उसके लिए जो है भारत सरकार जो बहुत सारी सुविधाएं पेश करेगी ताकि अब, और यहाँ पर भी बहुत सारे जो लद्दाख में एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत फोकस है, ताशी साहब इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। लेकिन मेरा ये कहना है कि इस बार बजटरी एलोकेशन जो है 1,40,000 करोड़ जो पिछले बार था उसको बढ़ा के, जो रिवाइज एस्टिमेट में था उसको बढ़ा के 1,51,000 करोड़ कर दिया गया है। उसी तरह से स्किलिंग एजुकेशन इसके लिए 1,26,000 करोड़ किया गया है, और
सोशल वेलफेयर के लिए 46,000 से बढ़ा के 56,000 करोड़ कर दिया। तो कुल मिला के जो देश में जो आज जो फोकस है वो आम नागरिक है, महिलाएं हैं, मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, सारे स्कीम सारे आवंटन उनके तहत है। लेकिन एक बहुत बड़ा चीज़ जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 11 लाख करोड़ ऐतिहासिक के 3.4% ऑफ द बजट, ये अपने आप में इतिहास है। आप पुराने उठा के देखिए 1% भी बजट का नहीं होता था जो यूपीए के समय में, अब 3.4% ऑफ द बजट, मतलब लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट जो है सरकार करती है और उससे जो है रोजगार, बहुत सारे रोजगार जो होते हैं, नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होते हैं। और फिर अब धीरे धीरे जब प्राइवेट सेक्टर भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और तेजी से पार्टिसिपेट करेंगे तो बहुत सारे जॉब क्रिएशन भी होगा प्राइवेट सेक्टर में और पब्लिक सेक्टर में। तो हमारा फोकस पूरा है, इस पूरे बजट में है, ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है, हमारा फिजिकल डिसिप्लिन है। इसलिए फिजिकल डेफिसिट को हमने इस बार बजट में 4.9 अगेन पूरे दुनिया में एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम 5.1 होंगे, उसको घटा के हम लोगों ने मतलब खर्चा राजकोष से इतना खर्चा कम किया है और विकास के लिए ज़्यादा खर्चा किया है। और जो डेट है, ऋण जो कम उठाया है, उसकी वजह से 5.91 से घट के 4.9 हुआ इस बार। और आगे का भी रोड मैप दे दिया है कि हम 4.5 पे ले जाएंगे, ताकि प्रधानमंत्री जी की सोच है हम विकास करेंगे, विकसित भारत की तरफ बढ़ेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, लेकिन आगे आने वाली पीढ़ी पर बहुत कर्जा का बोझ नहीं डालेंगे। इसलिए जितना कम से कम कर्जा हो उस पर हम ध्यान दे रहे हैं। तो ये नटशेल में बहुत इसमें कम समय में हमने एक छोटा सा जो स्नैपशॉट आपको बजट के बारे में दिया है। और लेकिन 2-3 बातें और सिर्फ अहम कहना चाहता हूँ कि आपने देखा होगा बजट पेश करने के बाद जो अपोजिशन है, अपोजिशन ने किसी आंकड़ों पे ये जो फोकस नहीं किया, लेकिन उसको लोगों को गुमराह करने के लिए बहुत सारे झूठ बोले। जैसे आपको बताते हैं बजट में हमने दो प्रदेश के बारे में, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो या बिहार के बारे में हम आवंटन किया। दोनों स्टेट को मिला के 74,000 करोड़ का आवंटन किया है जो एलोकेशन है, जबकि बजट का तो साइज 48 लाख करोड़ है, उसमें से 74,000 करोड़ 1% भी नहीं है। तो भी पूरा देखिए आज बजट पार्लियामेंट नहीं चल रहा है उनके हंगामे से कि आपने बाकी स्टेट को नहीं दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप इस चीज़ को ध्यान करके कि कितना अपोजिशन झूठ बोलती है। हमने सबसे ज़्यादा यूपी को दिया है 2.23 लाख करोड़, उसके बाद हमने बिहार को दिया 1.25 लाख करोड़, एमपी को दिया 97,000 करोड़, वेस्ट बंगाल को दिया 93,000 करोड़। वेस्ट बंगाल हमारा स्टेट नहीं है। इसमें महाराष्ट्र को 78,000 करोड़, राजस्थान को 75,000 करोड़ और उड़ीसा को 57,000 करोड़, गुजरात को 40,000 करोड़। इस तरह से मतलब ये है कि चाहे कोई स्टेट हो, बीजेपी रूल हो, नॉन बीजेपी रूल हो, सबको आवंटन, बड़ा आवंटन हुआ है। लेकिन किसी भी बजट स्पीच में किसी भी फाइनेंस मिनिस्टर ने सभी स्टेट के बारे में कभी नहीं जिक्र किया है, इसलिए इस बार भी जिक्र नहीं हुआ था। लेकिन अपोजिशन ने इसको बहुत बड़ा इशू और मुद्दा बनाया, जिससे पार्लियामेंट आज नहीं चल रही। हकीकत तो यह है कि उनके समय भी, मैं अगर उनके समय देखो तो यूपी भी जो नंबर 1 पे रहता था बजट एलोकेशन में, आज भी नंबर 1 पे है। बिहार उनके समय पे नंबर 2 में रहता था, आज भी नंबर 2 में। वेस्ट बंगाल जो है नंबर 3 पे रहता था, हमारे यहाँ नंबर 4 पे। एमपी जो है उनके नंबर 4 पे रहता था, यहाँ नंबर 3 पे है। इतना ही फर्क है, बाकी सब स्टेट उसी तरह से आवंटन किया है। लेकिन झूठ बोलने की जो कवायद है, इसलिए लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और ये जानते पूछते कि आज आपको एक ऐसा आंकड़ा बताता हूँ कि देखिए पूरी दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है वो श्रिंक कर रही है, लेकिन जो जीडीपी, ग्लोबल जीडीपी इंक्रीमेंटल जो हर साल का जीडीपी है, उसका 18%, मतलब समझिए कि 1/5, 1 रुपये में 18 पैसा या 20 पैसा, 5वां आदमी जो उसका कंट्रीब्यूशन इस देश से जा रहा है। मतलब हम पूरे दुनिया के जीडीपी का 18% इस देश से जा रहा है, इस देश की वजह से हो रहा है। जो ग्लोबल जीडीपी का कैलकुलेशन होता है तो भारत इस पर कंट्रीब्यूट करता है 18%। ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। लेकिन अपोजिशन बेंच उसको, उस चीज़ को दरकिनार करते हुए ऐसे मुद्दे उठाता है जिसका ना तो सच्चाई से कोई लेना देना है, ना तो कोई उसमें सच्चाई है। लेकिन लोगों को भी गुमराह करते हैं कि बाकी स्टेट को नहीं मिला। मैं आपके सामने आंकड़े दे दिया है कि यूपी को 2.23 करोड़ मिला है, वेस्ट बंगाल को 93,000 करोड़ मिला आवंटन हुआ है। लेकिन उनका कहना है कि मुझे तो कुछ नहीं मिला। भाई 74,000 करोड़ अगर
आंध्र प्रदेश को अगर उनके यहाँ स्टेट कैपिटल नहीं, अगर उनको 15,000 करोड़ दिया गया तो क्या बुरा हुआ। अगर नेपाल में इतने सालों से बात चल रही है लेकिन वो बाढ़ का जो समाधान नहीं निकल पाया है, तो वहाँ से जो फ्लड होता है पूरा संपत्ति कितने लोगों के नुकसान होती है बिहार में, तो उसका समाधान तो निकालना पड़ेगा देश को। अगर ऐसा तो नहीं कि हम नेपाल के लिए जिंदगी भर रुके रहेंगे, कुछ ना कुछ समाधान तो निकालना पड़ेगा। तो हमारी सरकार ने उसका आवंटन किया उस पर 55-56-57 करोड़, लेकिन बाकी प्रदेश के लिए भी किया है, उससे बहुत ज़्यादा किया है। अब महाराष्ट्र को तो कहीं नाम नहीं है, 78,000 करोड़ का महाराष्ट्र में आवंटन है, फिर भी नाम नहीं है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि कुछ जो अपोजिशन लीडर्स हैं उनका कुछ काम है, खासकर राहुल गांधी जी, जो ऐसे मुद्दे उठाते हैं जो सच्चाई से परे हैं, लेकिन उनका काम है, लीडर ऑफ अपोजिशन तो बन गए हैं, लेकिन उनको एलओपी का मतलब लीडर ऑफ अपोजिशन होता है पार्लियामेंट में, लेकिन उनको लगता है कि गलत समझ में आ गया है, एलओपी का मतलब लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा हो गया है। तो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, तथ्य को नहीं देख रहे हैं और तथ्य से परे होकर बातें कह रहे हैं। इसलिए कल अनुराग ठाकुर जी ने भी उनको बताया कि थोड़ा अगर धर्म के बात करते हैं तो धर्म के बारे में पढ़ के आइए, इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं इकोनॉमी के बारे में पढ़ के आइए, अगर आप किसी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में पढ़ के आते हैं तो उसका पूरा बात करके, हाथ पे अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन लेके घूमते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ के आइए। लेकिन आप जब कोट करते हैं और गलत कोट करते हैं तो खुद भी एक्सपोज होते हैं, अपोजिशन बेंच को भी एक्सपोज करते हैं, और फिर जब आपको पता चलता है आप एक्सपोज हो गए तो आप पार्लियामेंट को नहीं चलने देते हैं। तो बस मैं इतनी सी बात रखा। अब हमारे मित्र जो है ताशी जी, वो आपके प्रदेश में इस बजट में क्या है उसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। धन्यवाद।